जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अच्छा बेटा, ये हमारी ओरिएंटेशन क्लास है ओ लेवल आईजीसीएसई इकोनॉमिक्स की, और हमारी फर्स्ट क्लास है। तो इसके अंदर हम लोग बेटे पहले तो अपना पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पेपर पैटर्न में चेंजेस आई हैं, नए पेपर पैटर्न आपका आपसे फॉलो होगा। और उसके बाद हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक का एक थोड़ा सा ओवरव्यू इंशाल्लाह ले रहे होंगे, ठीक है? तो आ जाए जी, पहले ज़रा पेपर पैटर्न के हवाले से हम लोग बात अपनी कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो आपके पास दो पेपर्स आ रहे होंगे। एक होगा पेपर वन और एक होगा आपके पास पेपर टू, ठीक है? पेपर वन में कुछ चेंजेस आई हैं पहले के मुकाबले में। पहले आपके पास 30 MCQs का पेपर होता था और 30 मार्क का पेपर होता था। अब वही पेपर आपका 40 मार्क का हो गया और 40 MCQs का हो गया, ठीक है? तो ये एग्जामिनर ने 10 MCQs यहां पर ऐड किए हैं। ये पेपर पहले 45 मिनट्स का हुआ करता था। अब क्योंकि 10 नए MCQs आपके पास ऐड हो रहे होंगे, तो अब से ये पेपर 1 घंटे का हुआ करेगा, ठीक है? अच्छा, अब पहले भी बच्चे मुझसे अक्सर पूछते थे कि सर कितने MCQs माइक्रो में से आ रहे हैं, कितने मैक्रो में से आ रहे हैं। अब भी जाहिर है बच्चे पूछेंगे कितने माइक्रो से आएंगे, कितने मैक्रो से आएंगे। देखिए, इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता कि कितने माइक्रो से आएंगे या कितने मैक्रो से आएंगे। यूजुअली ये बराबर ही होता है। मतलब अगर आधे MCQs माइक्रो से आ रहे हैं तो आधे मैक्रो से आते हैं, 19-20 का फर्क होता है, इससे ज्यादा का फर्क एज सच नहीं होता। तो भाई MCQs में आपने कैलकुलेटर लाजमी लेके जाना होता है, क्योंकि वो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। और आपको एक बबल शीट मिलती है, आई होप इतनी तो आप लोगों को समझ होगी, इतना आप लोगों को पता होगा कि आपको जो बबल शीट मिलती है, उस बबल शीट को आपने पेंसिल से फिल आउट करना होता है, उस पर जो है वो शेड करना होता है और फिर वो स्कैन होके चेक होता है। अच्छा, एमसीक्यूज क्योंकि अब 40 हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि एमसीक्यूज पे प्रैक्टिस आप लोगों को बढ़ानी पड़ेगी। एमसीक्यूज में एक प्रॉब्लम जो मैं बहुत ज्यादा बच्चों को देखता हूं कि वो कर रहे होते, जो कि एक इंतहाई गलत हरकत है, वो क्या है कि यार अगर कोई एमसीक्यू उनको समझ नहीं आ रहा ना, तो वो छोड़ के आ जाते हैं। ये इंतहाई बुरी हरकत है। इसके पीछे वजह यह है कि देखो, हर एमसीक्यू में आपके पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आपको कोई एमसीक्यू नहीं अटेम्प्ट करना आ रहा, अव्वल तो उस पर टाइम मत लगाओ। बच्चे बैठ जाते हैं उसके ऊपर, नफले पढ़ना, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं कि यार इसका मुझे हल मिल जाए। भाई छोड़ दें, आप आगे बढ़ जाए। नहीं समझ आ रहा ना, आगे बढ़ो आप। आगे बढ़ें, रिमेनिंग एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें, टाइम मिले वापस आओ उसके ऊपर पे, फिर उसे अटेम्प्ट करो, ठीक है? एक वजह तो ये गलती ये जो बच्चे करते हैं कि उस पर टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं। दूसरी गलती, अगर नहीं आता छोड़ के आ जाते हैं। अरे भाई, 25% चांस है कि आपका इन चार में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। कोई भी मार्क कर दो। जब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आप कुछ भी मार्क करके आए, खाली नहीं छोड़ना आपने। भाई हो सकता है तुक्का करेक्ट हो जाए आपका, 1 मार्क मिल जाएगा आपको। तो ये गलती हरगिज मत कीजिएगा कि आप अपने एमसीक्यू को खाली छोड़ के आ गए हैं, आप उसको बस फेंक के आ गए अपने पेपर को, क्वेश्चन को। ये हरकत भाई आपने एग्जाम में बेटा नहीं करनी है। आपने पूरा एमसीक्यू प्रॉपरली मार्क कर दो, कुछ भी मार्क कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? अच्छा, अब सवाल ये है कि सर एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम लोग थ्रू आउट इंशाल्लाह अपने कोर्स में कर रहे होंगे। हम लोग टॉपिकल एमसीक्यूज जो हैं वो साथ साथ कर रहे होंगे, सही है? आप लोगों को नोट्स पे जो एक्सेस मिलेगा, जो पोर्टल मिलेगा, पोर्टल में आपके पास एक बुक है पेपर वन टॉपिकल के नाम से। पेपर वन टॉपिकल के नाम से आपके पास एक बुक है। उस पेपर वन टॉपिकल में कम से कम भी बेटा 1000+ एमसीक्यूज हैं आपके पास, ठीक है? 1000+ एमसीक्यूज का मतलब क्या है कि यार 1000 में से 10 MCQs तो रिपीट होंगे ना, कुछ भी नहीं है, 1% है। अगर 40 में से 10 MCQs आपके रिपीट हो जाते हैं और आपको प्लेट में मार्क्स मिल जाते हैं, तो क्या बुरा है? तो आपने इसकी प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि जैसे ही हमारा कोई टॉपिक खत्म हो जाता है, आपने वो नोट्स खोलने हैं, आपने ये बुक खोलनी है, उस टॉपिक को उस बुक में ढूंढना है और उसके MCQs अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? अटेम्प्ट करने के बाद पीछे ही मार्किंग स्कीम है, आप मार्क स्कीम चेक करेंगे, आप अपने आंसर्स को मैच करेंगे। और अगर किसी में आपको प्रॉब्लम होती है, आपको समझ नहीं आती, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिएगा, पिक्चर भेज दीजिएगा, मैं आपको जैसे ही टाइम मिलेगा उसका आंसर समझा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो भाई इस तरीके से आपने एमसीक्यूज करने हैं।
एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एमसीक्यूज आपके ए को ए स्टार में कन्वर्ट करते हैं और यू को ई में कन्वर्ट करते हैं, ये बात याद रखना। बहुत वेटेज है एमसीक्यूज की, बच्चा हल्का लेता है इनको। ये ग्रेड मेकर है, तो इनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है बेटा, बहुत डिटेल में इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाए जरा पेपर टू पे। पेपर टू में आपके पास दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। पहले मैं जरा सेक्शन बी की बात कर लेता हूं। सेक्शन बी जो है, इसमें आपके पास चार क्वेश्चंस आते हैं, आपने तीन अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन की चॉइस होती है आपके पास। एक क्वेश्चन आप चॉइस में छोड़ सकते हो। भाई 20 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो यानी कि 60 मार्क के आपके तीन क्वेश्चन हो गए, तो 60 मार्क तो आपके यहीं पे निकल आए। सेक्शन ए को जरा देखें। सेक्शन ए पहले 30 मार्क का हुआ करता था। अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर पैटर्न ये अब से 20 मार्क का हुआ करेगा। तो यानी कि जो 10 मार्क एग्जामिनर ने यहां से निकाले हैं, वो 10 मार्क एग्जामिनर ने यहां पर डाल दी। ठीक है, तो थ्योरी पेपर से 10 मार्क निकाल दिए गए हैं। पहले 90 मार्क्स का पेपर होता था, अब ये 80 मार्क का पेपर होता है, अभी कमिंग सेशन से, मई जून से। पहले ये 2.25 घंटे का पेपर होता था, अब ये सिर्फ 2 घंटे का पेपर है। ठीक है, 15 मिनट कम कर दिए, 10 मार्क यहां से आपके निकाल दिए। सेक्शन ए क्या होता है? देखिए, सेक्शन ए आपका कंपलसरी सेक्शन होता है। ये आपने अटेम्प्ट करना ही करना है, भले कुछ भी हो जाए, इसको आप चॉइस में नहीं छोड़ सकते। यहां पर आपके पास एक केस स्टडी आती है, ये जो आपका डेटा रिस्पॉन्स है वो आता है। अच्छा, अब डेटा रिस्पॉन्स में होता क्या है? डेटा रिस्पॉन्स कम से कम भी 1 से 1.5 पेज की होगी, और उस 1 से 1.5 पेज में, 2 पेज में आपको मुल्क के सारे हालात बताए हुए होंगे, सारी कुंडली बताई हुई होगी कि कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कितनी जॉब्स हैं, लोगों के क्या हालात चल रहे हैं, मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं, इन्फ्लेशन कितनी है, इंटरेस्ट रेट कितना है, एक्सचेंज रेट क्या है, फलाना ढमका, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई हुई होंगी। और आपने फिर उस केस को डिटेल में रीड करके उसके हिसाब से आंसर्स लिखने हैं। अच्छा बेटा, ये कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, एज इट इज कॉपी पेस्ट मार देते हैं ऊपर से नीचे। ये कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, कॉपी पेस्ट करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने केस को पढ़ के केस के हिसाब से अपना आंसर लिखना होगा, इन डिटेल, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपने अपना आंसर लिखना होगा इन डिटेल। तो ये 20 मार्क का है, पहले 30 मार्क का होता था, 10 मार्क कम कर दिए, 20 मार्क का रह गया। अच्छा, अब आए जरा सेक्शन बी पे। सेक्शन बी जो आपके पास है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चार क्वेश्चंस आएंगे, आपने तीन अटेम्प्ट करने होंगे, एक क्वेश्चन की आपके पास चॉइस होती है। सेक्शन बी जो है, वो किस तरह टेस्ट होता है? हर क्वेश्चन के चार पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए जो है वो आपका 2 मार्क का होता है, पार्ट बी आपका 4 मार्क का होता है, पार्ट सी आपका 6 मार्क का होता है, और पार्ट डी आपका 8 मार्क का होता है। ठीक है, ये सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। देखो, जो पार्ट ए होता है ना, पार्ट ए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है। बोल देगा भाई, डिफाइन कर दो किसी भी फला चीज को, डिफाइन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, डिफाइन वेज रेट, डिफाइन इंटरेस्ट रेट, मतलब इस तरीके से डिफाइन डिमांड, इस तरीके से बेसिक डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आता है, डिफाइन पीईडी, कुछ भी इस तरीके से आ सकता है। या तो डेफिनेशन मांगेगा, या तो वो आपसे बोलेगा कि लिस्ट या फिर स्टेट टू फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, लिस्ट टू फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, लिस्ट टू फैक्टर्स ऑफ पीईडी, राइट द फॉर्मूला ऑफ पीईडी। तो जब भी लिस्ट जैसा क्वेश्चन हो, स्टेट जैसा क्वेश्चन हो, वहां पर आप सिर्फ नाम लिखते हो, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नाम लिखेंगे आप। स्टेट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सिर्फ नाम लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना। ठीक है, ये होता है सिंपल आपका 2 मार्क। डिफाइन कर दें, लिस्ट कर दें, स्टेट कर दें, बेसिक आपने बातें उसको बता दी। पार्ट बी, पार्ट सी, इन दो को जरा देखें। बेटा, इन दो के लिए मेरा एक फॉर्मूला याद रखो, एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, उसको याद रखना। वन वेल एक्सप्लेन्ड पॉइंट, वन वेल एक्सप्लेन्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू 2 मार्क्स।
अगर आप एक पॉइंट लिखते हो और आप उसको डिटेल में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हो, कितने मार्क मिल जाएंगे आपको? 2 मार्क मिल जाएंगे। यानी कि 4 मार्क वाले आंसर के लिए आपने कितने पॉइंट लिखने? 2 पॉइंट लिखने। 6 मार्क वाले आंसर के लिए कितने पॉइंट लिखने आपने? 3 पॉइंट लिखने। ठीक है। तो 1 वेल एक्सप्लेन्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू 2 मार्क्स। सर पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, वो इंशाल्लाह जब हमारी क्लासेस आगे बढ़ती रहेंगी मैं आपको आंसर्स प्रॉपर लिखवाऊंगा, तो आपको खुद आइडिया होगा किस तरीके से आंसर्स डेवलप किए जाते हैं। तो भाई 1 वेल एक्सप्लेन्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू 2 मार्क्स इन पार्ट बी एंड पार्ट सी, 4 मार्क का और 6 मार्क का। अच्छा, अब आ जाए पार्ट डी पे। जो आपका पार्ट डी होता है, ये होता है डिस्कस बेस्ड क्वेश्चन। डिस्कशन करनी होती है इस क्वेश्चन में। डिस्कस का मतलब होता है कि आपने पॉजिटिव इफेक्ट्स भी बताने हैं, आपने नेगेटिव इफेक्ट्स भी बताने हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक बच्चे से पूछता हूं कि यार क्या आपको अपनी फर्दर स्टडीज के लिए यूके जाना चाहिए कि नहीं, डिस्कस द व्यू। तो बेटा यूके जाने के सिर्फ फायदे ही नहीं होते, नुकसानात भी होते हैं। तो वो बच्चा बोलेगा कि सर यूके क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वहां पर मौसम अच्छा है, वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, नौकरी अच्छी मिल जाती है, पैसे बंदा कमा लेता है, और ट्रैवलिंग आसान है, वगैरह वगैरह। ये आपने बताए हैं पॉजिटिव पॉइंट्स। फिर आप बोलोगे हाउ एवर। हाउ एवर पे आप यू टर्न मार रहे हो, अब आप ड्रॉबैक्स की तरफ आ रहे हो। हाउ एवर, सर मैं अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगा, मैं होम सिकनेस ना हो जाए मुझे वहां पर, सर लैंग्वेज बैरियर आ सकता है, सर कल्चर बैरियर आ सकता है। ये आ रहे हैं ड्रॉबैक्स। तो 8 मार्क वाले क्वेश्चन जो कि डिस्कस बेस्ड क्वेश्चन होता है, आपने पॉजिटिव पॉइंट भी बताने हैं, आपने नेगेटिव पॉइंट्स भी बताने हैं, आपने दोनों बताने हैं। अगर सिर्फ वन साइडेड रहोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, वन साइडेड रहेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब जो मैंने आपसे ऊपर बात कही कि बेटा 1 वेल एक्सप्लेन्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू 2 मार्क्स, तो 1 वेल एक्सप्लेन्ड पॉइंट का मतलब होता है 1 वेल एक्सप्लेन्ड पैराग्राफ। क्योंकि देखो आप इकोनॉमिक्स में पॉइंट्स तो बना नहीं सकते, हेडिंग्स तो डाल नहीं सकते, नंबरिंग नहीं कर सकते। तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि मेरा एक नया पॉइंट स्टार्ट हो रहा है? एग्जामिनर को पता चलेगा जब मैं एक नया पैराग्राफ बनाऊंगा। पैराग्राफिंग कैसे बनाते हैं? ये आपने पैराग्राफ बनाया, अब आपने ये लाइन छोड़नी है, ये लाइन आप छोड़ोगे, फिर यहां से स्टार्ट करोगे, फिर ये लाइन छोड़ोगे, फिर यहां से स्टार्ट करोगे। अगली लाइन से स्टार्ट मत करना, एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि आपने नया पैराग्राफ बनाया है। 4 मार्क में पैराग्राफिंग इतनी जरूरी नहीं होती, लेकिन 6 मार्क में और 8 मार्क में बहुत जरूरी होती है। अब बच्चा पूछता है सर पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितनी लाइंस का पैराग्राफ होना चाहिए? बेटा अगर आप 3 से 4 लाइनों में अपनी बात पूरी कर लेते हैं ना, तो 3 से 4 लाइनें इनफ है। कोई जरूरत नहीं है लंबी करने की, एक्स्ट्रा बातें करने की, फजूल बातें करने की, टाइम बर्बाद करने की। 3 से 4 लाइनों में अपनी बात मुकम्मल करें, अपनी बात पूरी करें, अपने आंसर को इजी रखें, टू द पॉइंट रखें, इनफ है। लाइन छोड़े नया पैराग्राफ, फिर लाइन छोड़े नया पैराग्राफ। समझे बात को? तो भाई 4 और 6 का तो मामला बड़ा सिंपल है। 4 मार्क में आप 2 पॉइंट लिखते हैं, यानी कि 2 पैराग्राफ, अगेन 4 में इतना मैटर नहीं करता। 6 मार्क में आप 3 पैराग्राफ यानी कि 3 पॉइंट लिखते हैं। तो सर 8 मार्क में कितने लिखे, 4 पॉइंट? नो बेटा, 8 मार्क में आप मिनिमम 5 लिखोगे या मैक्सिमम 6 लिखोगे। 5 से कम नहीं, 6 से ज्यादा नहीं। बच्चा 8 8 20 20 पॉइंट लिख के आ जाता है, भाई आपको मैक्सिमम मार्क्स तो 8 ही मिलेंगे ना, 8 से ऊपर तो नहीं मिलेगा। तो आपको क्या जरूरत है इतनी लंबी चौड़ी कहानियां लिखने की, टाइम वेस्ट करने की? मिनिमम 5, मैक्सिमम 6, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। अगर आप 5 पॉइंट लिख रहे हो तो 2 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव, या फिर 3 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव। सही है। और अगर आप 6 पॉइंट लिख रहे हैं तो 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव। जजमेंट इकोनॉमिक्स में नहीं आती, कंक्लूजन इकोनॉमिक्स में नहीं आता। ठीक है। अच्छा, अगर एक बच्चे ने 8 मार्क वाले आंसर में बहुत लेंदी आंसर लिखा है, अच्छा आंसर लिखा है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट लिखे, 5 6 पॉजिटिव पॉइंट लिख के आ गया,
या 5 6 नेगेटिव पॉइंट लिख के आ गया, अदर साइड की बात ही नहीं की, तो अगर आपका आंसर वन साइडेड ही है तो बेटा आपको 5 मार्क से ज्यादा नहीं मिलेंगे। 8 मार्क के आंसर में 5 मार्क से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। अब सवाल ये कि सर ये जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तो क्या पुराने पास पेपर मेरे लिए रेलेवेंट हैं कि इररेलेवेंट हैं? बेटे पुराने पास पेपर्स आपके लिए कंप्लीटली रेलेवेंट हैं। आप जितने मर्जी चाहो पास पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं पुराने, बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मार्क्स में हेरा फेरी हुई है, बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, अब आपके सिलेबस में भी कुछ चीजें आई हैं और कुछ चीजें एक्सक्लूड हुई हैं, तो वो इंशाल्लाह जैसे कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे अपने कोर्स में, तो फिर आपको चीजें पता चलती रहेंगी कि क्या चीज आपके कोर्स में आई है और क्या चीज आपके कोर्स से एक्सक्लूड हो गई है। यहां तक किसी को कोई भी सवाल है, बेटा मेरे नाम पे टैप करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपके पास चैट बॉक्स खुल जाएगा। आप लोगों ने क्लास में एक्टिव रहना है, मुझे यस नो या थम्स अप या कुछ इस तरह के मुझे निशानियां देते रहें कि मुझे पता हो कि हाँ भाई जिंदा हैं आप लोग, जाग रहे हैं। जल्दी से बताएं। ठीक है, चले भाई, हम लोग अपने बेसिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक्स को जरा समझने से पहले बेटा आप लोगों को ना एक चीज समझनी पड़ेगी जिसका नाम है गेम ऑफ रिलेशनशिप्स। इकोनॉमिक्स में हर बच्चा एक ही बात बोलता है कि सर डायग्राम नहीं बनानी आ रही। सर अगर एमसीक्यू बुरे होते हैं बट थ्योरी अच्छी होती है तो ए या ए स्टार आ जाता है। बेटे ये डिपेंड करता है कि अगर आपका P2 बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ है, मतलब कि 80 में से अगर आपके 75 78 मार्क्स आ रहे हैं, तब चांसेस हैं कि आपका ग्रेड ऊपर है, क्योंकि ग्रेड दोनों को कंबाइन होके बनता है। तो ये डिपेंड करता है आपके आंसर पे। अच्छा, अब बच्चों की जो एक कॉमन शिकायत है ना कि सर डायग्राम्स नहीं आती बनानी, डायग्राम्स नहीं समझ आती, हम रट्टे मारते हैं डायग्राम्स का, रट्टों में डायग्राम ऊपर नीचे हो जाती है। बेटा एक बात समझ लो, आपने डायग्राम में अगर रट्टा मार लिया, आप इकोनॉमिक्स उसी दिन फेल कर गए हो, आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते फिर। जिस दिन आपने रट्टा मारा डायग्राम में, रट्टा मारना ही नहीं है। हमने थ्रू आउट इंशाल्लाह हर चीज को लॉजिकली समझना है, बेसिक से समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो हम लोग जो अभी चीज स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है गेम ऑफ रिलेशनशिप्स। गेम ऑफ रिलेशनशिप्स की जरा कहानी समझना। मैं कहता हूं जी कि लेट से बिल्किस फॉर एग्जाम्पल, बिल्किस और एना, ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अगर बिल्किस किसी जगह पर जाएगी तो एना भी उस जगह पर जाएगी, और अगर बिल्किस किसी जगह पर नहीं जाएगी तो ऐना भी उस जगह पर नहीं जाएगी। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, बिल्किस और ऐना, बिल्किस और एमा ऐना जो कि बहुत अच्छी दोस्तें हैं, साथ काम कर रही हैं, बिल्किस किसी जगह पर जा रही है तो ऐना भी जा रही है, बिल्किस किसी जगह पर नहीं जा रही तो ऐना भी नहीं जा रही। मुझे ये बताएं कि ये दो एरोस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जल्दी से बताएं। ये दो एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? बेटा चार्ट में बताइएगा जल्दी से, शाबाश, तेज तेज हाथ चलाओ, जल्दी बताओ। क्या ये दो एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं? जल्दी बताएं। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेरी गुड, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बेटा जब भी एरो सेम डायरेक्शन में जाते हैं इसका मतलब ये है कि दो कमोडिटीज में पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप आता है। कभी भी एरो सेम डायरेक्शन में जाते हैं इसका मतलब ये है कि आपकी दो कमोडिटीज में पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और कभी भी जब कमोडिटीज में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो कर्व कैसा बनता है बेटा? हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों? आओ ये देखो, यहां पर बिल्किस आ गई, यहां पर ऐना आ गई, यहां पर बिल्किस है बी पे, ये ऐना है। अगर बेटा बिल्किस बढ़ती हैं, ऊपर जाती हैं, तो ऐना को भी बढ़ना चाहिए ना, ऐना भी बढ़ गई। बात समझे? तो कभी भी रिलेशनशिप पॉजिटिव है तो कर्व कैसा बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग, कोई टेंशन।
कोई टेंशन भाई। अब आ जाओ, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर हमारे पास वापस से बिल्किस आ गई। सही है। इधर बिल्किस आ गई हैं। और मैं कहता हूँ जी साथ में हमारे पास वलीजा आ गई फॉर एग्जाम्पल। ये दोनों एक दूसरे की दुश्मन है। इनकी बहुत सख्त लड़ाई है। मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर सकते एक दूसरे को। अगर बिल्किस किसी जगह पर जाएगी तो वलीजा उस जगह पर नहीं जाएगी। और अगर वलीजा किसी जगह पर जाएगी तो बिल्किस उस जगह पर नहीं जाएगी। अब बेटे मुझे ये बताओ, एरोज सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि ऑपोजिट? आपके एरोस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में? एक्सीलेंट, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और कभी भी जब आपके एरोस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि दो कमोडिटीज में नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और जब भी दो कमोडिटीज में बेटे नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो कर्व कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। मैंने ये नहीं बोला कि मैंने डिमांड बनाई है कि सप्लाई बनाई है। मैंने बात की रिलेशनशिप्स पे। अपवर्ड है तो ऐसे बनेगा, रिलेशनशिप नेगेटिव है तो ऐसे बनेगा। यहां तक कोई टेंशन भाई? कोई टेंशन? अब बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है ना, उसको ऐसे एक्स एक्सिस पे टच कर देते हैं। ये नहीं करना बेटा। देखो मेरा खुला है ना, मैंने ऊपर लाके रोक दिया, आपने भी रोकना है। सप्लाई को मैंने थोड़ा, ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व को मैंने थोड़ा सा ऊपर से बनाया है, आपने भी ऊपर से बनाना है। अच्छा, वाई एक्सिस के साथ टच करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते ना करें। ओ लेवल में मसला नहीं होता, ए लेवल में जाके होता है वो। फिर इंशाल्लाह जब आप एएस में जाएंगे तब की बातें। ओ लेवल में इशू नहीं होता। तो आपकी मर्जी है, टच करना चाह रहे हैं वाई एक्सिस के साथ तो कर दें, नहीं करना चाहते ना करें। बट इसको यहीं पे रोकना, एक्स एक्सिस पे टच मत करना। समझ गए? अब आ जाए हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारी बिल्कुल बेसिक है। सर मिस मार्क्स कट कर देती अगर एग्जैक्ट पॉइंट से लाइन ना ड्रॉ करें पॉजिटिव में। अरे आप छोड़ें अपनी मिस को यार, क्या हो गया? कौन कौन से स्कूल में हैं आप? कराची में ये? लाहौर? छोड़ें आप मिस को, यहाँ पे आए। हम लोग बेटा स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डिमांड। डिमांड क्या होता है भाई? डिमांड इज द विलिंगनेस या फिर ability of a consumer to consume a certain good or a service। बेटा डेफिनेशन का मतलब समझना। किसी भी चीज को खरीदने की ख्वाहिश, किसी भी चीज को खरीदने की चाहत अगर मैं करता हूं तो बेटा मैंने क्या क्रिएट कर दी है? डिमांड क्रिएट कर दी है। कि यार मुझे ये मोबाइल फोन चाहिए, मुझे ये मोबाइल फोन खरीदना है। पैसा है नहीं है वो बात की बात है, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, मुझे ये जहाज खरीदना है। मैंने डिमांड क्रिएट की है, मैंने अपनी विलिंगनेस बताई है कि देखो मैं खरीदना चाहता हूं, ठीक है। अच्छा, अब आप भूल जाओ कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। आप लोग भूल जाएं, समझें कि आप लोग जिंदगी में पहली बार एक बेसिक सी चीज को समझने वाले हैं। बेटा बात सुनिएगा, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? छोड़ दो इकोनॉमिक्स को, ये पेंसिल है। अगर इस पेंसिल की प्राइस बढ़ जाती है, ज्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे? जल्दी बताओ। अगर इस पेंसिल की प्राइस बढ़ जाती है, ज्यादा खरीदेंगे कम खरीदेंगे? अगर इस पेंसिल की प्राइस बढ़ जाती है, ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे? कम खरीदेंगे। लॉजिकल है ना भाई? कम खरीदेंगे। क्यों कम खरीदेंगे? क्योंकि बेटा चीज महंगी हो गई ना। चीज महंगी होगी तो आप उसे कम खरीदोगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस पेंसिल की प्राइस कम हो गई,
ये पेंसिल सस्ती हो गई है तो फिर क्या करोगे? तो ज्यादा खरीदेंगे। एक्सीलेंट। तो बेटा एक बात बताएं, जब प्राइस बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि ऑपोजिट? जल्दी बताओ। सेम डायरेक्शन है कि ऑपोजिट? ऑपोजिट। वेरी गुड। और कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेशन कैसा आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? जी। पॉजिटिव रिलेशन कि नेगेटिव रिलेशन? नेगेटिव। एक्सीलेंट। और जब भी नेगेटिव रिलेशनशिप आता है तो कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा? जल्दी, जल्दी। डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। बात समझे? ये जो गेम ऑफ रिलेशनशिप समझाने का मकसद था, वो सिर्फ ये था कि आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव के गेम को समझ जाओ। अब देखो, आपको पता है कि इनवर्स रिलेशन है, तो कर्व कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। बात ही खत्म हो गई। अब यहां पे आ जाओ, डायग्राम बना लेते हैं भाई डिमांड की। बेटा इधर आ गई आपके पास प्राइस, यहां पर आ गई आपके पास क्वांटिटी, रिलेशनशिप नेगेटिव, कर्व कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब बेटा बात सुनो, यहां पे मैंने देखो छोटा सा डी लिखा हुआ है, ताकि मैं बता सकूं कि डिमांड कर्व का हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। बेटा पहले आपके पास प्राइस ये थी, इतनी डिमांड आपकी चल रही थी, प्राइस लेवल पी, क्वांटिटी क्यू, आप पॉइंट ए पर ऑपरेट कर रहे थे। बेटा जैसे ही आपकी प्राइस कम हो जाती है फ्रॉम पी टू P1, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड बढ़नी चाहिए, आप ज्यादा खरीदेंगे। अब आप देखो आपकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, आप आ गए Q से Q1, और बेटा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट P। इसी तरीके से अगर आपकी प्राइस बढ़ जाती है, आपकी प्राइस बढ़ जाती है फ्रॉम P टू P2, तो जाहिर सी बात है आप कम खरीदोगे भाई, आपकी डिमांड कम हो जाएगी फ्रॉम Q टू Q2, और आप आ गए पॉइंट ए से पॉइंट सी पर। बेटा कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? सर अगर स्क्वायर आगे जाके एंड हो, मींस इंक्रीज है, लाइक जैसे आपने डिमांड का स्क्वायर आगे एंड किया, बेटा वो तो देखो अंदाजा खुद पता चल रहा है ना, देखो प्राइस कम हुई, आपकी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, एरो से पता चल गया। यहां पर आपकी प्राइस बढ़ रही है तो आपकी डिमांड कम हो रही है, लेफ्ट और राइट एरो से खुद अंदाजा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम जी बेटा? समझ गए यहां तक बात को? अब देखो, डायग्राम बना देना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या ये कोई इतना महान काम नहीं होता। डायग्राम को एक्सप्लेन करना, ये आपकी असल चैलेंज होता है। डायग्राम को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, ये है आपका असल चैलेंज। अब यहां पे देखिएगा बेटा, मैं आपके सामने ना 4 पॉइंट्स लिखूंगा, जिनको यूज करते हुए हम अपनी डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारी डिमांड आगे पीछे हो रही है, कम ज्यादा हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है? ऐसा क्या हो रहा है कि आपकी डिमांड कम ज्यादा हो रही है? प्राइस। तो बेटा पहला पॉइंट क्या आ गया आपके पास? प्राइस फैक्टर। कि जी आपके पास प्राइस बढ़ रही है या प्राइस कम हो रही है, जिससे आपके डिमांड पे चेंजेस आ रहे हैं, प्राइस फैक्टर हो गया। दूसरी बात बेटा, एक बात बताओ, क्या मैं एक ही लाइन पे ऊपर नीचे जा रहा हूं, या मैं अलग अलग लाइंस बना रहा हूं? क्या मैं एक ही लाइन पे ऊपर नीचे हो रहा हूं, या मैं बेटा अलग अलग लाइंस बना रहा हूं? बताएं। वन लाइन। तो बेटा दूसरा पॉइंट क्या आ गया आपके पास? मूवमेंट अलोंग द कर्व। कि मैं एक ही लाइन पे ऊपर नीचे कर रहा हूं, प्राइस की वजह से मैं एक ही लाइन पे ऊपर नीचे कर रहा हूं। अब बेटा एक और तीसरा पॉइंट मुझे ये बताओ, क्या प्राइस दुनिया का वाहिद फैक्टर है जिससे आपकी डिमांड पे अफेक्ट आता है? क्या प्राइस दुनिया का वाहिद फैक्टर है जिससे आपकी डिमांड पे अफेक्ट आता है? नो। बेटा मैं पहले गरीब था, आज मैं अमीर हो गया, ज्यादा चीजें खरीद रहा हूं, डिमांड बढ़ गई।
सर्दियां थी तो मैं कॉफी पीता था, गर्मियां आ गई तो मैं आइसक्रीम खाना शुरू हो गया। सलमान खान ने रेबैन के चश्मे पहनना शुरू किए, मैंने भी पहनना शुरू कर दिए, फैशन आ गया। समझे? ट्रेंड होता है, कल्चर होता है। शलवार कमीज का ट्रेंड चल रहा है, हर कोई सलवार कमीज पहनना शुरू हो गया। यानी कि प्राइस दुनिया का वाहिद फैक्टर नहीं है जिससे आपकी डिमांड पे इफेक्ट आता है। 100 फैक्टर्स और हैं। इनकम हो गया, फैशन हो गया, ट्रेंड हो गया, वेदर हो गया, कल्चर हो गया। बट अभी तक मैंने जितनी एक्सप्लेनेशन आपको दी है, क्या मैंने कहीं भी इनके बारे में कोई भी बात की? मैंने कहीं भी इनके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया। यानी कि मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं जिसका नाम है सिट्रस पैरेबस। सेट्रस पैरेबस एक अजम्पशन है जो कहती है कि अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर, अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर, all other factors are constant. Apart from one variable factor, all other factors are constant. बेटा वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है वो फैक्टर जो कि चेंज हो सकता है। वेरिएबल का मतलब वो फैक्टर जो कि चेंज हो सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर, और यहां पर वेरिएबल फैक्टर कौन है? प्राइस। देखो प्राइस चेंज हो रही है, प्राइस कम ज्यादा हो रही है। अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर दैट इज प्राइस, ऑल अदर फैक्टर्स जैसे कि इनकम, फैशन, ट्रेंड, पॉपुलेशन, कल्चर, इन सब को हम क्या लेके चल रहे हैं? कांस्टेंट। इन सब को हम क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं फैक्टर की बात कर रहा हूं। डिमांड तो उनसे भी चेंज होगी, इनकम फैशन वगैरह से भी चेंज होगी। लेकिन यहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो सारी चीजों को हम इग्नोर कर रहे हैं, वो कांस्टेंट है। क्योंकि हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? हम सिर्फ प्राइस की बात कर। ठीक है, डिमांड तो दोनों केसेस में चेंज होगी। समझते हैं बात को? अच्छा, लास्ट बात बेटा, कभी भी ये बात याद रखना, कभी भी प्राइस की वजह से अगर आपकी डिमांड बढ़े, जैसे कि यहां पे हो रहा है, प्राइस कम हो रही है, आपकी डिमांड बढ़ रही है, आप इंक्रीज का वर्ड यूज नहीं करेंगे। कभी भी प्राइस की वजह से अगर आपकी डिमांड बढ़े, आप इंक्रीज का वर्ड यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज करेंगे? एक्सटेंशन। और अगर कभी भी प्राइस की वजह से आपकी डिमांड कम हो, तो आप डिक्रीज का लफ्ज यूज नहीं करेंगे, आप लफ्ज यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्शन। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कभी भी प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, क्या यूज करोगे? एक्सटेंशन। प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, क्या यूज करोगे? कॉन्ट्रैक्शन। हाँ जी, क्लियर है बेटा? समझ गए? यस, नो? वेरी गुड। अच्छा, अब बेटा मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं कॉपी करने का। पहले तो एक बात समझ लें कि बेटा जिन बच्चों ने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, मैं आपको नंबर लिख के दे रहा हूं यहाँ पे नोवा का। आप लोग पहले तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आपको पोर्टल पे रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारी चीज़ों का एक्सेस मिल सके। ठीक है? तो बेटा पहले तो आप लोग अपना ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लो और फिर एडमिन को बताओ। फिर वो आपको बताएगा किस तरीके से पोर्टल आपने बनानी है, अपनी आईडी बनानी है। फिर वो आपको एक्सेस वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। अच्छा, नो, जब आप पोर्टल खोलेंगे तो पोर्टल में आपको डिफरेंट सेक्शंस मिलेंगे। माइक्रो, मैक्रो, नोट्स, पास्ट पेपर्स, सारी चीज़ें आपको ऊपर दिख रही होंगी, कॉलम आपके बने हुए होंगे। तो जी, माइक्रो में रिकॉर्डिंग्स होंगी। फिलहाल हम लोग जैसे जैसे क्लास लेते रहेंगे वैसे वैसे वो क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड होती रहेगी। पहले से किसी को सारी रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलती, आपको भी नहीं मिलेंगी। जो कि क्लास होती रहेगी वो अपलोड होती रहेगी। ठीक है? तो भाई ये आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लीजिएगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम, एक मिस्टेक जो मेंटल बच्चे करते हैं, मेरा दिल करता है मैं उनको बहुत मारूं। ये मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई है। मैंने कैसे बनाई? ये डिमांड कर बनाया, इस तरह बनाई है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डब्बे बनाएंगे पहले।
ये क्या हरकत है ये? डब्बे बनाएंगे और डब्बे बनाने के बाद इनको जोड़ेंगे। ये बेवकूफ़ों वाली हरकतें होती हैं बेटा, ये मत करना, फंस जाओगे, ये हरकत मत करना, ठीक है? तो मैं आप लोगों को 10-15 मिनट दे रहा हूँ। यहाँ से आप लोग स्टार्ट करें बेटा, प्रॉपर तरीके से कॉपी करें। मैं यही बैठा हुआ हूँ, माइक और कैमरा ऑफ है, बट कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।